बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद बेटा आज पेपर की डिस्कशन के लिए हाज़िर है। तो प्री बोर्ड पेपर बेटा हुआ आज, तो इसमें हम बातें बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। MCQs का वाला बेटा पोर्शन था और मेरे पास जो इस वक्त पेपर है वो कोड 1 का पेपर है बेटा, ठीक है। तो पेपर कोड 1 में जो कि 7561 है और इसमें जो फर्स्ट MCQs बेटा दिया गया था हमें वो सॉल्यूशन सेट था। MCQs नंबर है 1 था। इक्वेशन का सॉल्यूशन बेटे पूछा गया है 4x² - 16 = 0। ये चैप्टर नंबर 1 का बेटे MCQs है। तो इसका आपने सॉल्यूशन सेट बताना था। तो इसमें हम बेटा यूँ करते हैं कि ये 4x² है, आप 16 को राइट साइड पे आप शिफ्ट कर लेंगे, आप 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटा हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² = 4 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड कर लेंगे। तो आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर बेटा प्लस माइनस लगाएंगे, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा x = +- अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो हमारे पास आ जाएगा x = +- 2। लेकिन ये बेटा सोल्यूशन है। आप पेपर में ज़रा देखिए या आप MCQs देखिए जो बुक में लिखा हुआ है द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन सेट हमसे पूछा गया, ठीक है। तो आप इसी वैल्यू को जब आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा +- 2, तो आप इसका सेट बनाएंगे तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस वक्त जो मेरे पास बेटा पेपर है इसमें ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। तो इस तरह से ये बेटा MCQs नंबर 1 क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बेटा चैप्टर नंबर 2 का MCQs है और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि MCQs नंबर जो 2 है हमारे पास, आपने पढ़ा हुआ है 1 + ओमेगा और +ओमेगा² = 0। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं बेटा, इनका सम लें तो किसके इक्वल होता है 0 के। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 होता है। तो मेरे पास ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। तो ये ए वाला ऑप्शन था, लेकिन सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये MCQ नंबर 2 का बेटा आंसर था। उसके बाद है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। तो यूनिटी के जो 2 स्क्वायर रूट्स हैं इसका MCQ नंबर 3 का डी वाला ऑप्शन बेटे राइट ऑप्शन था और जिसमें 1 - 1 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल ये MCQs है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का बेटे MCQs है इफ़ u/v, ये हमारे पास है u/v = और v/w = k है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा u/v = k होगा और v/w = भी k होगा, ठीक है। ये भी आप k के इक्वल पुट कर लेंगे, इसे भी k के इक्वल पुट कर लेंगे, ठीक है। अब u की वैल्यू बेटा कितनी होगी, v इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, v k आ जाएगा और v = बेटे w k आ जाएगा। अब आपने v की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी थी। तो u = बेटा आ जाएगा, तो v की जगह जब हमने वैल्यू पुट की w k और इनटू हमारे पास आ जाएगा k, तो u = आ जाएगा w k × k का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास u = w k² आ जाएगा और ये बनता है बेटा ऑप्शन है मेरे पास A। तो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर ही इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, और ये MCQs है और बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। बच्चों को ये कंपैरेटिवली मुश्किल भी लगता है, तो इसलिए इसका सलूशन बेटा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x² एंड y² इज। MCQs नंबर है 5। जो MCQs नंबर 5 में x का स्क्वायर है और बेटे y का स्क्वायर है, लेट वी से कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो हम a कह लेते हैं, ठीक है। अब आप इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे तो ये हमारे पास x² आ जाएगा, y² प्रोपोर्शन y² रेशो आ जाएगा a। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो a x² = y² × y² आ जाएगा
और ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 4 होगा, और बेटा ए की वैल्यू हमने निकालनी है, वाई की पावर 4 ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जी आंसर है जो कि हमारे पास था थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में ये हमारे पास बेटा आंसर आ रहा है y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन है बी। तो बी वाला ऑप्शन इसका बेटे राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा MCQs नंबर है 6, और 6 में एक्स क्यूब प्लस 1 और ओवर है x माइनस 1 इन टू एक्स प्लस 2। ये आपने बतानी है कि ये जो फ्रैक्शन है किस टाइप की है। तो MCQs नंबर 6 में एक्स क्यूब प्लस 1 है और ओवर में बेटे x माइनस 1 है और इन टू एक्स प्लस 2 है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास बेटा x की पावर ऊपर 3 है, इट मीन्स हम कह सकते हैं इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1, ये भी x की पावर 1, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो नीचे होगा x का स्क्वायर, ऊपर x की पावर 3, और ये न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होगी, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो कौन से वाली फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो यस, आप इसका आंसर बेटा देख सकते हैं, ये बी वाला ऑप्शन मेरे पास इसका आ रहा है जी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर था। ठीक है बेटे, अब उसके बाद हमारे पास है द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, MCQs नंबर 7 है। तो MCQs नंबर 7 में एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है बेटा, ये एम्प्टी सेट और इसके ऊपर एक सेट बनाते हैं, तो ये एम्प्टी सेट बन जाता है, और एम्प्टी सेट का पावर सेट बनता है। तो ये डी वाला ऑप्शन मेरे पास था जो कि राइट वाला ऑप्शन बेटे आ रहा है। ठीक है जी, अब उसके बाद है MCQs नंबर है 8, बहुत सिंपल है जी बेटा। MCQs नंबर 8 में है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन आपने बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अगर ए बी का बेटा सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमेशा सेट ए के इक्वल होता है, यानी जो सब सेट होता है उसके इक्वल होता है। तो ये ए के आंसर इक्वल बेटा आएगा, और इसका ऑप्शन भी ए वाला ऑप्शन ही था, ए वाले ऑप्शन पे राइट ऑप्शन बेटा ठीक है दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें अगर यूनियन हो तो बेटा बड़ा सेट के इक्वल होता है, और अगर इंटरसेक्शन हो तो ये छोटे वाले सेट के इक्वल होता है। अब इंटरसेक्शन है तो ये सेट ए के इक्वल होगा। उसके बाद है अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ, हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। हिस्टोग्राम जो है वो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का सेट है। जो MCQs है मेरे पास 9, और इसका वेटेज राइट ऑप्शन है सी था, जिसका आंसर था रेक्टेंगल्स। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर है 10। जी MCQs नंबर 10 है बेटे, और इसमें हमें बेटा जी दिया गया है कि टेंजेंट थीटा है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और थीटा की बेटा वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसका मेथड ये होता है tan इनवर्स और 3 का स्क्वायर रूट। तो ये दो तरीके बेटा, इससे आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, tan इनवर्स, tan को प्रेस कर लें, tan इनवर्स आ जाएगा, आगे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ आप 3 लिख देंगे, और इज इक्वल टू का बटन पुश करें, यू विल सी 60 डिग्री। ठीक है बेटा, और दूसरा मेथड जो टेबल आपको बताया गया था बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल शो करवाया था आपको लेक्चर में, आपने बेटा उसको ज़रूर देखा होगा। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि tan की किस एंगल पर वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट होती है, तो वो बेटा होती है 60 डिग्री पर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है जी बेटे, नेक्स्ट है MCQs नंबर 11। अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, जी कंप्लीट सर्कल को डिवाइड किया जाता है, आगे डिग्रीज बेटा लिखी हुई हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट सर्कल को बेटा डिवाइड किया जाता है 360 डिग्री में। तो MCQs जो 11 था उसका आंसर था 360 डिग्री, और ये डी वाला ऑप्शन था राइट ऑप्शन था। ठीक है बेटा, उसके बाद है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। तो MCQs है 12। इसमें बेटा ये है कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके ये डायमीटर है, सर्कल से बेटे सेंटर से पास कर रहा है, इसके 2 एंड्स हैं A और B। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, ये 90 का एंगल बनेगा। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, ये आपस में आप देख सकते हैं पैरेलल है। ठीक है जी बेटा, तो दैट्स वाई
पैरेलल इसका आंसर था। लास्ट वाला ऑप्शन है पैरेलल, यानी डी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है, पैरेलल। तो ये MCQ नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उसके बाद है 13, एन आर्क सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ अगेन, इसका बेटा आंसर 40 डिग्री ही है। तो MCQs नंबर है 13। MCQs नंबर 13 में बेटा जी बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है और यहाँ पे है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इसका बेटा जी आंसर होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद है एंगल, MCQs नंबर है 14, MCQs नंबर है 14 जी बेटा। इसमें बताया गया एन एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब होता है वो कितना होता है? तो ये हमारे पास बेटा एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में आपको पता है एक साइड पे डायमीटर बेटे होता है, तभी वो सेमी सर्कल बनेगा। तो ये डायमीटर के दोनों एंड्स को आप सेमी सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करके देख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे बेटा 90 डिग्री के ही एंगल ऑलवेज बनते हैं। ठीक है। अगर आप इसे रेडियन में बात करेंगे तो वो कितना होगा? π/2 रेडियन। ठीक है। तो π/2 रेडियन इसका आंसर था, π/2 रेडियन में। और ये ऑप्शन थी बेटा ऑप्शन ए, तो ए वाला ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर है 15, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स। टू टचिंग सर्कल को कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं? MCQs नंबर है 15। आइए देखते हैं बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसको टच करता हुआ एक और दूसरा सर्कल है। ठीक है। अब आपने बताना है कि दोनों सर्कल को जो कि टच कर रहे हैं कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है। एक तो बेटा टेंजेंट ये है कि ये जो कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, एक बन गया। अब दो इसके बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, इस तरह से ये टेंजेंट आ जाएगा और एक टेंजेंट यहाँ पे ये नीचे वाली साइड पे ड्रा किया जा सकता है जो कि इसका क्या होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है जी। इसको आप थोड़ा बड़ा आके प्रोड्यूस कर लें। तो इस तरह से बेटा ये 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी हमारे पास सिंपल कॉमन टेंजेंट है। आप इसे कह सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो 2 टचिंग सर्कल को जो है वो 3 कॉमन टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। तो ये 3 वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन था, इसका सी ऑप्शन है जी बेटा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था और जिस पे लिखा हुआ है 3 जी। तो इस तरह से बेटा आई होप आपको ये MCQs के बेटा आंसर का पता चल गया होगा। तो MCQs मैंने आपके सामने बेटा जो थोड़ा लिखने वाले थे लिखकर बता दिए हैं, सॉल्व करने वाले थे थोड़ा सॉल्व करके बेटा बता दिए हैं। ठीक है। तो पेपर मुश्किल नहीं था लेकिन बैलेंस ही पेपर था, इसमें बेटा इजी भी हैं और इसमें बेटा कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं और एवरेज भी हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बोर्ड के पेपर में इससे मिलता जुलता ही बेटा पेपर होगा। ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जी। फर्स्ट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जी बेटा आपने ये चैप्टर नंबर 1 से बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफाइन करने का 1 मार्क्स और एक बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स बेटा पूरे हो जाएंगे। उसके बाद है हमसे शॉर्ट क्वेश्चन है 2 बेटा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 2, बोर्ड के पेपर में बेटा बार बार आ चुका हुआ है। और ये 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15x है। तो 5x का स्क्वायर है, इसको शिफ्ट करेंगे बेटा, -15x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यहाँ से आप 5 और x को कॉमन निकालोगे, x आ जाएगा और 15 को 5 से बेटे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, x आपने कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 0 होगा और x - 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 0 ओवर 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको शिफ्ट कीजिए तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी।
अब आपने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट 0 और 3, या 3 और 0 भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, बोर्ड के पेपर में बेटा बार बार आ चुका हुआ है। और एक और बात इसमें बेटा ध्यान में रखिएगा, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन ये एक्स के बगैर भी आया हुआ है। 2 साल तक ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ये एक्स के बगैर आता रहा। ठीक है, तो बिल्कुल आप एक्स को आप छोड़ देंगे तो फिर इसका सोल्यूशन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यूनिक मैथमेटिक्स नोट्स में बेटा हमने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है एक्स के बगैर, विदाउट एक्स अगर हो तो फिर आपने इसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है वो आप इसको ज़रूर बेटा देखिएगा एक दफ़ा। ठीक है जी, अब उसके बाद आते हैं जी शार्ट क्वेश्चन है 3 एवेल्यूएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे बच्चों से ये मिस्टेक होती है। इवन अब आप देखेंगे कि प्री बोर्ड के अंदर भी बच्चे इसको जो है वो गलत कर रहे होते हैं, और इसका जो ट्रू सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने बेटे बता रहा हूँ। आपने ये करना था कि ओमेगा स्क्वायर को आपने बेटा 1 के साथ मिलाना है, यानी जो 2 पॉजिटिव वैल्यू हैं उनको पहले आपने इकट्ठा करना है। यहाँ से आप कॉमन नहीं बेटा ले सकते। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब देखो जब कॉमन लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगा, बट ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर पावर आप इस तरह से आप 6 लिखकर, अब ये इसी स्टेप में ये क्वेश्चन गलत हो चुका है तो इससे आगे आप सॉल्व इसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब बच्चे क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो फिर आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से ओमेगा कॉमन भी निकाल लेते हैं और इसको भी प्लस रखते हैं। जब कॉमन भी निकालेंगे प्लस भी रखें तब भी गलत होगा। ठीक है, तो समटाइम स्टूडेंट ये भी करते हैं कि इन दोनों की जगह पे वो समझते हैं कि आप देखें ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह पे आपने क्या लगा लिया -1 आप पुट कर लेते हैं, तो वो भी गलत होता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस सिर्फ ओमेगा का है, ओमेगा स्क्वायर का नहीं है। तो इसका ट्रू सोल्यूशन बेटा कैसे होगा, अगर आप मिस्टेक होती है तो अब आपने इसको लर्न करना है। जब पेपर चेक होकर आपको वापस मिलेंगे तो आपने इसके ऊपर गौर करना है। तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल पावर हो गए 6। अब आप इन दोनों की जगह पे बेटा इसको रिप्लेस करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस ओमेगा होल पावर आ जाएगी 6, तो -2 ओमेगा की होल पावर आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो -2 की पावर बेटा 6 आ जाएगी और ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी। तो -2 की पावर अब आपने बेटा 6 लेनी, बेस नेगेटिव है, पावर ऊपर इवन नंबर है, तो आंसर इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 की पावर 6 लें तो कितना आता है जी हमारे पास 64 आ जाएगा। 64 इधर आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है बेटे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 64 × 1 आ जाएगा। 64 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से बेटा जी इसका सोल्यूशन आना था जी। उसके बाद है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसके रूट्स आपने बेटा डिस्कस करके बताने थे। नंबर 4 x² प्लस 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, इसमें आपने सबसे पहले इसको कंपेयर करना था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के साथ। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी 3 और c की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, अच्छा अब आप इसको ज़रा डिस्क्रिमिनेंट देखें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारे पास b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। ठीक है जी, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स किससे डिटरमिन होती है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो अब b यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac, a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर कितना है 5 है, ये बेटा आ जाएगा 9 और हमारे पास आ जाएगा -20, तो -11 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या होती है बेटा, इमेजिनरी होते हैं। यस, इमेजिनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है 5। इसमें बेटे जो रूट्स हमें दिए गए हैं और -1 और -7 दिए गए हैं। अब आप इनका सम लेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, s इज इक्वल टू -1 प्लस -7 होगा, तो यह बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -1 -7 किया तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रूट का आप लेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा p इज इक्वल टू -1 इंटू आ जाएगा -7, तो p इज इक्वल बेटा आ जाएगा 7। तो इस तरह से प्रोडक्ट
7 आ जाएगा और सम हमारे पास क्या आ जाएगा -8। वी नो डैट। अब आपने इसका बेटे फार्मूला लिख लेना था। फार्मूला कैसे लिखेंगे, या लिखना था x² -sx + p = 0। अब आप देखिए कि x का स्क्वायर है -s, ये हमारे पास -8 आएगा, 7x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट बेटा कितना 7 = 0। x² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बेटा आ जाएगा 8x और प्लस 7 = 0। तो ये बेटा जी इक्वेशन थी जिसके रूट जो है, ये इक्वेशन है जिसके रूट्स -1 और -7 बेटा बनते हैं। तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक जो 5 हमने शार्ट क्वेश्चन कर लिए हैं इनकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। अगर बेटा इनके अलावा अगर आप कोई गलत लिखा हुआ ज़ाहिर है उसी हिसाब से आपके मार्क्स घटेंगे। तो यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक 1 मार्क्स होता है और आगे वाले का 1 मार्क्स होता है। ठीक है, इसमें यहाँ तक 1 मार्क्स है, आगे नेचर ऑफ रूट्स का बेटे आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मार्क्स मिल जाएगा 1 और आगे इसको सिंप्लीफाई करने का 1 मार्क्स होगा और इसमें 1 इसका 1 इसका, यहाँ तक फैक्टराइज अगर आप कर लेते हैं 1 मार्क्स होगा और आगे बेटा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना लिखा हुआ है इतने के बेटा मार्क्स मिलेंगे, जितना जिस हिसाब से गलत होगा उस हिसाब से आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 है, फाइंड ω²। क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसमें बेटा ω² की वैल्यू आपने बतानी थी और इसमें ओमेगा हमें दिया गया है -1 प्लस है √−3 और /2 है। ठीक है बेटा, बहुत बेटा सिंपल क्वेश्चन था, ये चैप्टर नंबर 2 में से है और आपको पता है कि इसका जो आंसर है बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ω² = -1, ये सारा नंबर वही रहता है, सिर्फ ये बेटा साइन चेंज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आना था -3 का स्क्वायर रूट है और /2, ये बेटा इसका आंसर होना था। ठीक है, और इसका आपने टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करना था और फिर फार्मूला लगा के आपने जो है ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर देना था, बाकी सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आ जाता है। जी बेटा, उसके बाद है डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 से ये बेटा क्वेश्चन लिए गए, रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है, बोर्ड के पेपर में बेटा बार बार आ चुके हुए हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन जब आपने लिखना है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी थी और इनवर्स वेरिएशन में बेटा उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी थी। तो एग्जाम्पल वगैरह पुट करने की ज़रूरत नहीं थी और अगर अलहदा से कहा जाए कि एग्जाम्पल आपने लिखनी है तो फिर आप ज़रूर लिखें, वरना डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म तक ही आपने इसको रखना था। जी नेक्स्ट है फाइंड 4th प्रोपोर्शनल 2। जी 4th प्रोपोर्शनल बेटा आपने बताना था। नंबर 8 है, 8, 7 और 6 हम लेट करते हैं कि 4th प्रोपोर्शनल इसका x है। आप प्रोपोर्शन बना लें तो ये आ जाएगा 8:7 है और ये बेटा x आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो x को 8 से मल्टीप्लाई किया 8x आ जाएगा और 7 को 6 से मल्टीप्लाई आपने करना था बेटा, ये आ जाएगा 42। 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 2 पे डिवाइड किया 21/4, ये बेटा जी इसका आंसर आना है। ठीक है जी, उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशोज ऑफ 2 रेशो बेटा दी गई हैं 9 है और ये एक रेशो है 2p और +5 है और ये बेटा 3p +4 है और सेकंड रेशो है 3:4। ठीक है बेटा, ये हमें बेटा दी गई थी दोनों रेशो इक्वल हैं, तो अब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इसमें आप लिख सकते हैं 2p +5 है, ओवर में बेटा आप लिखेंगे 3p +4 है इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है जी बेटा, अच्छा जी, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 4 × 2p और प्लस आ जाएगा 5 और 3 इंटू बेटा आ जाएगा 3p, ये 3 है और 3p प्लस आ जाएगा 4। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 8p प्लस बेटा आ जाएगा 20 और 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9p बेटा आ जाएगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 8p को इधर शिफ्ट कर दें 12 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20 - 12 इज इक्वल टू 9p माइनस बेटा आना था 8p। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1p, तो p इज इक्वल टू 8, ये बेटा जी रिक्वायर्ड इसका आंसर था। तो ज़ाहिर है जब आप प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट एक्सट्रीम तक आप लिख देते हैं यहाँ तक 1 मार्क्स और आगे 1 मार्क्स यहाँ पर होगा। और अगर आपको
जितना पोर्शन आपने सही लिखा होगा उतने के बेटे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है जी बेटा। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो वो कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चैप्टर नंबर 4 से बेटा डेफिनेशन दी गई है और जिसमें आपने बताना था कि ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री जो होती है वो लेस हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और अगर न्यूमरेटर की अगर डिग्री लेस होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती हैं या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर होती है तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब उसके बाद आओ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x-2 है ओवर x+2, ये ओवर में साथ बेटा x+3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बेटा करके दिखाने थे। ठीक है जी। और कुछ बच्चों को ये माइंड में होता है कि कैसे बनानी है, जस्ट जो है वो लेट करके दिखा देना, ऐसा नहीं है। आप इसका बाकायदा पूरा सोल्यूशन करके बेटा आपने बताना था। जनरल फॉर्म तक आप इसको लेकर आते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे वैल्यू पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो उसका बेटा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 फाइंड ए एंड बी इफ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में बार बार आ चुका हुआ है। तो अब आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 3 और इसका पार्ट नंबर है 3 और 3 - 2a है और कॉमा b - 1 है और ये बेटा आ जाएगा a - 7 है और 2b + 5 है। अब आ जाएगा 3 है इज और 3 - 2a इज इक्वल टू a - 7 है और b - 1 इज इक्वल टू 2b + 5 है। ये बेटा इसको शिफ्ट कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और 3 प्लस आ जाएगा 7, ये आ जाएगा a प्लस बेटा आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 3a और 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला कर डिवाइड कर देंगे। इस तरह से बेटा b की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 2b को इधर ही रहने दें, b को इधर शिफ्ट कर दें, 5 उधर आ जाएगा तो -5 - 1 इज इक्वल टू 2b - 1b होगा। अब देखेंगे ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -6 इज इक्वल टू b आ जाएगा, या b इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा -6 के। ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास a की वैल्यू 10/3 और b की वैल्यू -6 आ जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा 1 मार्क्स इसका आपको मिलना है, 1 इसका मिलना है। जो सही होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा, जो बेटा गलत होगा वहाँ उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 और इसमें बेटा ए नेचुरल नंबर है, बी होल नंबर है, और जब फाइंड द वैल्यू a - b तो आपने नेचुरल नंबर में से होल नंबर को आपने बेटा माइनस करना था, यानी डिफरेंस लेना था। तो b - a है तो होल नंबर में से नेचुरल को माइनस करना था और इसका 0 आंसर आना था। और a - b करें तो एम्प्टी आता है, b - a करें तो 0 आता है। राइट द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स के लॉ जस्ट आपने बेटा राइट करने थे और आपको पता है डी मॉर्गन्स के लॉ क्या आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 3 और डी मॉर्गन्स के लॉज हैं नंबर 5 है और इसमें A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है और A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट है। इधर यूनियन है तो ये चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है जी। और अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो आप लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। ठीक है। तो ये बेटा डी मॉर्गन्स के 2 लॉज थे। अब उसके बाद है नंबर 6 हमारे पास राइट ऑल सबसेट ऑफ। बहुत सिंपल बेटा, ए और बी इसके आपने सबसेट लिखने थे। जो इसके ऑल जो सबसेट्स होते हैं वो 2⁻² है। 2⁻² लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 इसके पॉसिबल। अब आइए कौन कौन से। सबसे पहले आपने लिखना था एम्प्टी सेट को और फिर आपने सिंगलटन सेट लिखने थे, सिंगल एलिमेंट वाले, और देन उसके बाद आपने दोनों को ही लिख लेना था। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास ऑल सबसेट बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिफाइन मीडियन। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बेटा होती है जब डाटा सेट को अरेंज कर लिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड फॉर द गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के लिए आपने ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 8। डाटा दिया हुआ है 12, 14, 17, 20, 24,
29, 35 एंड 45। ठीक है बेटा। अब आपने ये सम करना था 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 ऑब्जर्वेशन का आपने सम लेना था। फार्मूला आपको पता सिग्मा ये x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपने तमाम वैल्यूज को बेटा सम कर लेना था, तो 1 मार्क्स, डिवाइड कर दोगे तो 2 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से सम ऑफ ऑल वैल्यूज करके आपने 8 से डिवाइड करना था जी। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन की बेटा आपने डेफिनेशन चैप्टर नंबर 6 से लर्न करनी थी, और जिसमें ये रेसिप्रोकेटिंग द मीन्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी तमाम वैल्यूज़ के ऑब्जर्वेशंस के जब रेसिप्रोकल लेते हैं फिर उनको ऐड करके मीन बनाते हैं, उसका अगेन रेसिप्रोकल करते हैं, तो जो वैल्यू बनती है उसे हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? द हार्मोनिक मीन ये वो वैल्यू होती है जो हमें मिलती है, कैसे मिलती है? बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये बहरहाल ये डेफिनेशन थी चैप्टर नंबर 6 में से। ये बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 7 पाई ओवर 8 इंटू रेडियन टू डिग्री। इसको आपने डिग्री में चेंज करके बताना था। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 4, पार्ट नंबर है 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुके हुए हैं। ठीक है जी, अब आप देखो कि जो पाई रेडियन है ये हमारे पास 180 डिग्री के बेटा इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने ये करना था 7 इंटू 180 डिग्री ओवर 8। तो इस तरह से अब आपने 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देना था, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही बेटा इसका आंसर होगा जी। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर। नंबर 2 है बेटा, इसमें आपने रेडियस की वैल्यू फाइंड करके बतानी थी, और एल हमारे पास है 56 सेंटीमीटर है, और थीटा जो हमें दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। तो आपने सबसे पहले बेटा इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, और रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आता है, और इसको आपने पाई ओवर 180 के साथ आपने बेटा इसको 180 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो 4 आ जाता है, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो डिग्री को रेडियन में तो ये पाई बाई 4 रेडियन बेटा बन जाता है। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आप वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास था 56 सेंटीमीटर, और ये आर हमने फाइंड आउट करना है, थीटा हमारे पास है पाई बाई 4। इसको आपने करना था ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 इंटू 4 ओवर में आ जाएगा पाई इज इक्वल टू आर। तो ये बेटा अब आपने 56 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, और जो पाई की वैल्यू लेनी है आपने पाई की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है। लेकिन इसमें सिर्फ जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है, जो टेक्निकल पॉइंट है वो यही है कि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बेटा दिखाना है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो तभी आप इसको जो है वो बेटा अब आगे कर पाएंगे, वरना इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है बेटे 3। इसमें आप देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, और ये इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के है। ये बेटा हमने प्रूव करके दिखाना। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। अब इसे हम कहते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, अब आप इसके ऊपर फार्मूला बेटा अप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये बेटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आप प्रूव हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है जी। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये डेफिनेशन थी बेटा, आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है, चैप्टर नंबर 8 में से है। डिफाइन सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये चैप्टर नंबर बेटा 9 में से है। सेक्टर जो होता है ये रीजन होता है बाउंडेड बाय 2 रेडियाई और आर्क, और सेगमेंट होता है रीजन सर्कल का बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। और साथ इनको डायग्राम बनानी थी बेटा, आपको 1 मार्क्स डेफिनेशन का और 1 डायग्राम का मिलेगा। ठीक है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियस एंड रेडियल सेगमेंट, रेडियस और रेडियल सेगमेंट में डिफरेंस आपको बताना था।
सेंटर और सर्कल के पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और अगर सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट के साथ एनी पॉइंट से ज्वाइन कर लें, वो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे हम रेडियल सेगमेंट बेटा बोलते हैं। डेफिनेशन आपको बताई हुई है, एक दफ़ा साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। डिफाइन टेंजेंट लाइन एंड सेकंड लाइन। टेंजेंट लाइन बेटे सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है, और सेकंड लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। ये डिफरेंस था दोनों में। उसके बाद है डिफाइन सेंट्रल एंगल एंड सर्कम एंगल। जी बेटा, ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? एंगल सेपटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और एंगल सेपटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम एंगल बेटा बोलते हैं, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर में बार बार आ चुकी हुई है। डिवाइड एंड आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जी, इसका बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से है। एक आर्क आपने लेनी थी, नंबर 9 है। एक आर्क आपने लेनी थी, आर्क ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। से मैं इसका नाम ए भी रख लेता हूँ, या कोई भी नाम इसका बेटे रखा जा सकता है, या कोई भी साइज इसका बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना था, इसके एंड ए को एंड बी के साथ ज्वाइन कर लेना था, ठीक है। तो ज्वाइन जब कर लिया तब आपने ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रा करना था। पॉइंट ए पे रख के बी के जानिब हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ऊपर नीचे आर्क लगानी थी, और पॉइंट बी पे रख के आपने इसको क्रॉस कर लेना था। तो जब ये क्रॉस बन जाता है तो क्रॉस को आपने इस तरह से मिला लेना था, लाइक दिस। जब ये मिला लिया, अब ये जो पॉइंट है बेटा ये सेंट्रल पॉइंट है, और ये जो हमने ए बी का कॉर्ड ड्रा, एक भी कॉर्ड का जो राइट बाई सेक्टर ड्रा किया है वो इस आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इस तरह से ए सी एक पार्ट बन गया, दूसरा बी सी बेटा पार्ट बन गया। तो बस जस्ट इतना ही था, ये कोई लेंथी बेटा क्वेश्चन है नहीं था, ठीक है जी बेटा। आई होप आपको बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं वो आपको कुछ समझ आ चुकी होगी, और कुछ बेटा बहुत सिंपल थे, वो डेफिनेशन में जस्ट मैंने आपको बोल के बता दी हैं, और बाकी जो कुछ लिखने वाले वो बेटा सॉल्व करके मैंने दिखा दिए, ठीक है जी। अब आइए हमारे पास है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने इक्वेशन को बेटे सॉल्व करना था। स्क्वायर के कंप्लीट करने तक आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और आगे स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लेकर आगे सॉल्व करने के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 4 मार्क्स बेटा पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले तो बेटा आपने इसको लेट करना था, और लेट करके आपने जो मिसिंग टर्म है उनको कंप्लीट करना था, ठीक है। और मिसिंग टर्म अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके ज़ाहिर मार्क्स कटेंगे, तो उसके ऊपर बेटा आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट वो यही था बेटा कि x की पावर 4 है, -10 x की पावर 2 है, और +9 = 0 है। तो आप देखिए x की पावर मैक्सिमम 4 है, तो 1 ऐड किया तो 5, तो 5 टर्म आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कितनी है? 3। अब 5 कैसे होंगी? x की पावर 4 प्लस 4 के बाद 3 आता है, लेकिन उधर ऊपर 3 नहीं है, आप लगाएंगे 0x की पावर 3 -10 x की पावर 2, फिर आप लिखेंगे +0x है, +9 = 0, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 इस तरह से बेटे 5 टर्म आपके पास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इनमें से कोई एक 0 भी मिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन आगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आपको ऑब्जेक्शन नहीं बेटा होनी चाहिए जी। अब उसके बाद बेटा रूट्स दिए गए, एक दफ़ा डिवाइड करोगे 1 से तो 1 मार्क्स मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद डिप्रेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसको सॉल्व करोगे तो 2 मार्क्स उसके मिल जाएंगे आगे सोल्यूशन सेट बनाने के, ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, a/b = c/d = e/a है, और देन आपने शो करना था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेटा 2 मार्क्स आपको मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, ये सारे बच्चे तकरीबन कर लेते हैं बेटा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में जो हमें दिया गया है x की पावर 2 -1 है, इनटू बेटा हमारे पास है x + 1। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x² स्क्वायर है, तो जब x का स्क्वायर होता है तो बच्चे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के उसी रूल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये बेटा रॉन्ग हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकल पॉइंट वो यही है कि आपने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। x का स्क्वायर है तो 1 का बेटे स्क्वायर लेंगे आप, और साथ हमारे पास आ जाएगा x + 1 होगा, ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/x + 1 आ जाएगा, इंटू x - 1 आ जाएगा, और x + बेटे 1 आ जाएगा। x + 1 इंटू x + 1 कंबाइन कर लेंगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, साथ आ जाएगा x - 1।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कौन सी टाइप बनती है, जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते हैं और रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.2 का बेटा क्वेश्चन बनता है और जिसमें लीनियर फैक्टर हैं और रिपीटेड हैं। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो बहुत सारे बच्चे इसको बेटा गलत करते हैं। तो अब आप देखेंगे जब चेक होकर आपको मिलेंगे, यकीनन बहुत सारे बच्चों ने इससे या तो मिस किया होगा या फिर गलत कर दिया होगा, या कार्ड के लिखा होगा, कट कर करके बच्चे इसे लिखते रहते हैं। अब यही टेक्निकल पॉइंट था, अगर यहाँ से आप आगे निकल जाते हैं तो फिर आगे क्वेश्चन बेटा ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर ये इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज करके कंबाइन नहीं किया होगा तो मार्क्स बेटा आपके कट जाएंगे जी। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर है 7। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट। और ये बेटा डी मॉर्गन्स का लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड के 2 मार्क्स थे और राइट हैंड साइड के 2 मार्क्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत जब वो मिस्टेक बहुत कम होती है। फाइंड द स्टैंडर्ड एविएशन एस ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स का स्टैंडर्ड एविएशन बेटा आपने निकालना था, बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई गलती वगैरह नहीं करते बच्चे। अगर फार्मूला सही आपने लिख लिया है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 फार्मूले हैं, किसी से भी आप करेंगे तो बेटा इसका आंसर जो है वो सही माना जाएगा। मसलन क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, आपने एक साइड पे डाटा लिख लेना था और एक साइड पे इसका स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास सिग्मा एक्स बेटा आ जाता है और यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला, अब आपने इनका वैल्यू लेकर स्क्वायर ले लेना था, अब दोनों को सम कर लेना था। अब स्टैंडर्ड एविएशन किसके इक्वल होता है जी, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन होता है माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर बेटे होता है, ऊपर होता है स्क्वायर रूट जी। ये है जी बेटा स्टैंडर्ड एविएशन। अब यहाँ पे जो बीच में सम टाइम स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। ज़ाहिर है जब आप प्लस लगाओगे तो आगे ज़ाहिर गलत होगा। इस तरह से आपने स्केल लेकर वैल्यू लिख लेनी है, स्केल लेकर सम कर लिया तो यहाँ तक आपको 2 मार्क्स बेटा मिल जाएंगे। फार्मूला लिखकर वैल्यू पुट कर ली तो तीसरा मार्क्स मिल जाएगा और आगे सिंप्लीफाई कर देंगे एंड तक तो चौथा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये टेक्निकल पॉइंट है कि आपने फार्मूले में यहाँ पे बच्चे गलती से प्लस लिख लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे माइनस के साथ इसको करना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर है 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव डैट, और ये बेटा इसको आपने चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है और इसमें फार्मूले लगा के आपने बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड लेनी और वो प्रूव कर देना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप है, फार्मूला भी लगा सकते हैं या अलग-अलग से बेटा आप स्केयर लेकर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो जी। उसके बाद है इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच लेंथ जी, ट्राइंगल ABC है विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा आपने क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास और उसका है बी पार्ट। तो सबसे पहले तो आपने बेटा एक इसकी ट्राइंगल बनानी थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हर साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी बेटा, और जब हर साइड इसकी होगी है 5 सेंटीमीटर, अब आपने इसके ड्रा करने थे एंगल बाइसेक्टर। अब सम टाइम स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि वो इसके राइट बाइसेक्टर बना देते हैं। तो वो राइट बाइसेक्टर से भी, चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो राइट बाइसेक्टर से भी ये क्वेश्चन बाई चांस बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स बेटा नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि असल कॉन्सेप्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर के साथ ही है। वैसे तो आप जो मीडियन से भी बन जाएगा, ये एल्टीट्यूड से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन चूँकि इक्विलेटरल की वजह से है वो, अगर ट्राइंगल इक्विलेटर ना हो तो फिर एंगल से ही बनता है, बाकी किसी से नहीं बनता। ठीक है, तो आपने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना था, फिर आपने इसका बेटा ये वाला ड्रा करना था, फिर दोनों साइड में से यहाँ से पॉइंट आई है या जो भी नाम आप रखें, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये आर्क लगा लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, से डी है, फिर आई पे रख के डी तक कंपास खोल के आप इसके अंदर बेटा ऐसे सर्कल लगा देते हैं, तो ये आपको कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसमें बेटा ट्राइंगल बनाने का 1 मार्क्स होता है और बाकी 2 एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया आपने, इसका 1 मार्क्स होता है, और उसके बाद जो है वो आपने ये राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, इसका मार्क्स होता है, फिर सर्कल लगा देंगे। और बोर्ड के पेपर में सम टाइम बेटा जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होते हैं कभी नहीं होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है जब आंसर की बनती है तो क्या उसमें लिखा हुआ आता है। तो बहरहाल अगर आप ये ड्राइंग कंप्लीट कर देते हैं तो 4 मार्क्स बेटा आपको मिल जाएंगे। जी बेटे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरम का, और ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। जी बेटा 8 मार्क्स का एक ही आता है। तो अब आप इसकी डिवीजन बेटा मार्क्स की होती है
1 मार्क्स गिवन का आपको मिलता है, 1 टू प्रूफ का मिलता है, 1 कंस्ट्रक्शन का और 1 फिगर का। अच्छा, इसका मतलब भी अब जेन में रखिएगा कि फिगर का 1 मार्क्स होता है, ठीक है। अब आगे 4 मार्क्स प्रूफ के होते हैं, तो इस तरह से ये 8 मार्क्स का बेटा टोटल आपके पास हो जाता है। तो फिगर के बगैर विदाउट फिगर आपको बेटा थ्योरम के 0 मार्क्स दिए जाते हैं। वो इसलिए कि अब आप समटाइम स्टूडेंट फिर ये परेशान हो रहे होते हैं कि ये फिगर का तो 1 मार्क्स था तो हमारे तो सारे कट गए। ऐसा बेटा नहीं है। ये फिगर के 1 मार्क्स कब मिलता है? जब फिगर बनी हुई होगी। इसका ये मतलब नहीं कि फिगर नहीं बनी होगी तो फिर आपको वो एक नहीं मिलेगा बाकी सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिगर का 1 मार्क्स तब मिलना आपको जब फिगर बनी होगी, ठीक है। अगर नहीं बनी है तो सारे रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें जब फिगर बनती है, फॉर एग्जांपल गिवन में आप लिखते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट सी डी के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, या ये सर्कल जो है दूसरे सर्कल के इक्वल है। जब आपके पास फिगर ही नहीं होगी तो कौन सी लाइन सेगमेंट ए बी कौन सी लाइन सेगमेंट सी डी के इक्वल होगी? तो ये कह लें कि सारा फिर ख्याली होगा ना, हवा में ही होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता बेटा, उसकी कोई सेंस नहीं होती। तो इसलिए आप फिगर नहीं बनाओगे तो पूरे का पूरा थ्योरम आपका क्रॉस हो जाता है। खा बेशक आप बुक सामने रख के लिख लें, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो मार्क्स आपको तभी मिलना है जब आपकी फिगर जब वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। अब फिर फिगर के 1 मार्क्स का मतलब बेटा ये होता है कि फॉर एग्जांपल के बच्चे ने फिगर को सही बना लिया, गिवन को भी लिख लिया, अब उसको 1 फिगर का और 1 इसका यानी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी बाकी उसने नहीं लिखा हुआ। अगर उसने 2 प्रूफ भी साथ लिख लिया तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, कंस्ट्रक्शन को साथ लिख दिया तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये उसने ये तीनों लिख दिए, फिगर को नहीं लिखा तो फिर भी 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मतलब फिगर लिखने के बाद अगर उसने ये चीज़ें साथ लिखी हैं तो फिर उनका बेटा 1 मार्क्स उसको मिलेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो फिगर जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप फिगर के बगैर आप इसको जो है वो नहीं लिख सकते। इस तरह से प्रूफ के अंदर जो बेटा एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को आपने फॉलो करना होता है। उसके जो स्टेटमेंट के आगे रीजंस होती हैं वो हर स्टेटमेंट के उसके आगे ही आनी चाहिए। अगर आपने रीज़न को आगे पीछे कर दे तो फिर भी बेटा आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेटा बता दिया है। अगर आपको पेपर जब चेक होकर वापस मिलते हैं तो आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और मज़ीद ये कि जब आप बोर्ड के पेपर में बैठे हों तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाली चीज़ हमने किस तरह से लिखनी है। समटाइम बच्चों के जहन में यही होता है कि फ़िगर नहीं बनाई, थ्योरम लिख दिया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। बेटे ऐसे नहीं होता, फिगर के साथ ही मार्क्स आपको मिलने हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने फिगर खाली बनाई है, मैंने जैसे बताया गिवन लिखा है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ट्रू प्रूफ लिख दिया तो एक और मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन लिखा तो और मिल जाएगा, अगर फिगर नहीं लिखी तो कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिगर के साथ ये इनके ये मार्क्स होते हैं, बाकी सारे, ठीक है। तो आई हो बेटा आज का जो हमने पेपर डिस्कस किया है आपको बेटा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर बेटा आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपके सामने वो डिस्प्ले हो रहा होता है, तो आप इसके ऊपर बेटा कॉल कर सकते हैं। तो सम टाइम बेटा स्टूडेंट जो हैं वो व्हाट्सअप के ज़रिए से कोशिश कर रहे होते हैं कॉल वगैरह करने की, तो आप कोशिश करें बेटा नंबर के ऊपर कॉल किया करें। सम टाइम सिग्नल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से नहीं बर वक्त नहीं पता चल पाता कि कॉल आ रही है बच्चे की। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए आपको जो नंबर दिया गया है कोई बहुत सारे बच्चे बेटा कांटेक्ट करते भी हैं और रब्ता करते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम अपनी मसरूफियात को बेटा तर्क करके जो है वो बच्चे की बात को सुनते हैं, ठीक है, और उनको आगे गाइड किया जाता है। लेकिन आप बेटा नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप वगैरह के से ज़रा अवॉइड करें, या कोई अगर आप वेट कर लिया करें, अगर कोई आपने कॉल की है नहीं अटेंड हो सकी है किसी वजह से, तो आपको हम बेटा कॉल कर लेते हैं फ़ौरन, ठीक है। तो अगर जो आज डिस्कशन हुई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बिल्कुल आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी है, आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है बेटा। जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।